नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वधावन पोर्ट के विकास के लिए कैबिनेट की मंजूरी। टॉप 10 पोर्ट्स में होगा शामिल। ग्रीनफील्ड पोर्ट है वधावन। पूर्वी और पश्चिमी घाट में डायटम के लिए जीनस की खोज। इंडिकोनेमा दिया गया नाम। वैश्विक स्तर पर 25% ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं डायटम्स। और एंजल टैक्स को हटाने की मांग। स्टार्टअप्स की फंडिंग में आ रही है कमी। साल 2012 में आया था भारत में एंजल टैक्स। आइए शुरू करें। केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र स्थित वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस प्रोजेक्ट को वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा। एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में काम करने वाले वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया गया है। इस पोर्ट के तैयार होने के बाद यह दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। इस प्रोजेक्ट से 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्रोजेक्ट की सालाना 298 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता होगी और ये पोर्ट IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के जरिए होने वाले व्यापार में बड़ी भूमिका निभाएगा। यहां पर एसपीवी से क्या मतलब है? देखिए, एसपीवी को स्पेशल पर्पस व्हीकल या फिर एंटिटी भी कहा जाता है। इसे पेरेंट कंपनी द्वारा किसी स्पेशल पर्पस यानी खास मकसद के लिए विकसित किया जाता है। आमतौर पर पेरेंट कंपनीज इन्हें फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए डेवलप करती हैं। एसपीवी की बैलेंस शीट भी अलग होती है। कई बार कंपनीज किसी रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए एसपीवी पर जाती हैं ताकि इस रिस्क का नकारात्मक प्रभाव कंपनी या उसके इन्वेस्टर्स पर कम पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मुताबिक देश में वर्तमान में कुल 12 मेजर पोर्ट्स और लगभग 200 के करीब माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास है, वहीं माइनर पोर्ट्स की देखरेख राज्यों के मैरीटाइम बोर्ड के पास होती है। यहां पर राज्य से मतलब है जिस राज्य के क्षेत्र में पोर्ट स्थित है। मेजर पोर्ट्स को मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट 1963 के जरिए और माइनर पोर्ट्स को IPA एक्ट 1908 के जरिए गवर्न किया जाता है। वधावन पोर्ट 13वां मेजर पोर्ट और एक ग्रीनफील्ड पोर्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से क्या मतलब होता है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से मतलब है कि प्रोजेक्ट पर एकदम शुरुआत से काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जिस फील्ड पर डेवलप किया जा रहा है वो एकदम खाली पड़ी जमीन है। आमतौर पर कंपनीज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का चुनाव इसलिए भी करती हैं क्योंकि इन पर डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सरकार से इनकम टैक्स एक्ट में से धारा 56(2)(7)(B) को हटाने की सिफारिश की है। क्या है इसमें? आयकर एक्ट की इस धारा को ही एंजल टैक्स कहते हैं। CII की माने तो इस टैक्स को हटाने से देश में कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी के निर्माण में मदद मिलेगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजल टैक्स आखिर होता क्या है। देखिए, स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाते हैं। जो कंपनी या संस्था ये फंड देती है उसे इन स्टार्टअप्स के द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर जारी होते हैं। अब मान लीजिए कि फंडिंग करने वाले कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए, तो ऐसे में शेयर बेचने से मिली राशि को आय माना जाता है और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को भारत में 2012 में ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखिए हो क्या रहा था कि लोग अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाकर ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। इसी हेरफेर को रोकना था और इसी के मकसद से ये टैक्स लाया गया। अभी तक क्या था कि केवल रेजिडेंट यानी भारत में निवास करने वालों पर यह टैक्स लगता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और अब इसके दायरे में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2024 से ही लागू हैं और जब से ये नए नियम आए तो इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स की तरफ से इस पर विरोध किया गया। फाइनली वित्त मंत्रालय ने 21 देशों से आने वाले निवेशकों को इस टैक्स से छूट दे दी थी। इन 21 देशों में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस शामिल नहीं हैं, जबकि भारत के स्टार्टअप्स में इन क्षेत्रों से खूब निवेश आता है। CII का कहना है कि सरकार गलत तरीके से एंजल टैक्स लगा रही है क्योंकि स्टार्टअप्स में निवेश उनके फ्यूचर को देखते हुए किया जाता है।
इसलिए शेयर की फेस वैल्यू और इशू वैल्यू में अंतर होता है। उनका तर्क है कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया नहीं समझना चाहिए। CII का यह भी तर्क है कि भारत में स्टार्टअप्स की फंडिंग में वैल्यू के मामले में 2023 में 60% की कमी दर्ज की गई है। सरकार ने भी एंजल टैक्स के नियमों में ऐसे वक्त में बदलाव किया है जब भारतीय स्टार्टअप साल 2022 से फंडिंग विंटर का सामना कर रहे हैं। फंडिंग विंटर, ये भी टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इससे? जब स्टार्टअप्स को फंड रेज करने वाली पैसा जुटाने में समस्या आने लगे। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में 67 यूनिकॉर्न्स, 46 गजेल्स और 106 चीता स्टार्टअप्स हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये यूनिकॉर्न, गजेल्स और चीता स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं। दरअसल हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न्स, गजेल्स और चीता में विभाजित करता है। यूनिकॉर्न्स से मतलब है ऐसे स्टार्टअप से जो साल 2000 के बाद स्थापित हुए, साथ ही जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। गजेल्स उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जो आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न बन जाने की क्षमता रखते हैं। चीता उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो अगले 5 सालों में यूनिकॉर्न बन जाने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के यूनिकॉर्न्स की वेल्थ 58 बिलियन डॉलर के करीब है और इसमें बीते साल की तुलना में 1.8% का इजाफा हुआ है। वहीं जेप्टो, पोर्टर और इनक्रेड जैसी कंपनीज यूनिकॉर्न्स के क्लब में शामिल हो गई हैं। गौरतलब है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वहीं यूनिकॉर्न्स के मामले में भी भारत तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में USA पहले नंबर पर है और चाइना दूसरे नंबर पर। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था और ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप स्कीम है। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप्स से जोड़ना, लिंक करना। इस स्कीम के मुताबिक स्टार्टअप से मतलब भारत में रजिस्टर किसी ऐसी कंपनी से है जिसे रजिस्टर हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है और किसी भी वित्त वर्ष में सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। ये कंपनीज प्रौद्योगिकी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए संचालित नए उत्पादों और सेवाओं के नवाचार, विकास, कमर्शियलाइजेशन की दिशा में काम करती हैं। याद रखिए कि ये डेफिनेशन इस स्कीम के स्तर पर ही है। ये जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप इस डेफिनेशन के अंदर आए। सरकार ने टैक्स और अन्य सहूलियतों को देने के मकसद से यह परिभाषा इजाद की है। शोधकर्ताओं ने पूर्वी और पश्चिमी घाट में गोम्फोनेमोइड डाइटम के नए जीनस की खोज की है। इस डाइटम को इंडिकोनेमा नाम दिया गया है। इंडिकोनेमा गोम्फोनेमोइड डाइटम से संरचना और अन्य फीचर्स में अलग है। डाइटम जैव विविधता में बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज हैं। ये जलीय फूड चेन में बेस यानी आधार का काम करते हैं। डाइटम एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो वैश्विक स्तर पर 25% तक ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान करते हैं। डाइटम्स भारत में रिकॉर्ड होने वाले पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। डाइटम्स सिंगल सेल एल्गी हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद इकलौते ऐसे जीव हैं जिनकी सेल पारदर्शी सिलिका की बनी होती है और डाइटम्स में क्लोरोफिल A और C पाया जाता है। इसके चलते फोटोसिंथेसिस के जरिए ये ऑक्सीजन का निर्माण कर पाते हैं। ये पानी में होने वाले रासायनिक बदलावों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये एक्वेटिक हेल्थ यानी जलीय स्वास्थ्य के लिए इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पर भी काम करते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज से क्या मतलब होता है? इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब है कि ये जिस पर्यावरण में रह रहे होते हैं वहां अगर कोई भी चेंज आए तो स्पीशीज इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेशन देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे इनकी संख्या में कमी आना या फिर इनके हेल्थ पर इंपैक्ट दिखाई देने लगेगा आपको। इंडिकेटर स्पीशीज को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है साल्मन मछली। ये मछली फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करती है और ये मूवमेंट इनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इनकी संख्या में कमी आने लगेगी और इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वाटरवेज में कोई ब्लॉकेज आया है या फिर जैसे कि नए डैम का निर्माण हो गया है, इस तरह के ब्लॉकेज आ गए। चलिए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। देखते हैं क्या है खास। आज के टर्म ऑफ द डे में है ग्रीन वॉशिंग। जब से जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा है और लोग पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सजग हुए हैं,
इसके चलते लोग ऐसे उत्पादों में निवेश करते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत सुरक्षित हों। कंपनीज ने इसमें भी बिजनेस का फायदा निकाल लिया। कंपनीज के बीच अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों या प्रोजेक्ट्स को जलवायु अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति या बताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और देखा गया है कि इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध हैं। वास्तव में ऐसी फर्म या कंपनीज जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ भी नहीं करती। इस तरह ग्रीन वॉशिंग कंपनीज द्वारा जलवायु अनुकूल होने का एक ढोंग है ताकि इससे मिलने वाले फायदे इनको मिलते रहें। अपने आप को जलवायु अनुकूल बताने से फर्म्स और कंपनीज की छवि सकारात्मक तौर पर बढ़ती है। इन्हें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, लेकिन सच्चाई अलग होती है। उदाहरण के तौर पर वॉक्सवैगन घोटाला, जिसमें जर्मन कार कंपनी को अपने ग्रीन डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखा देते पाया गया था और ये मामला था ग्रीन वॉशिंग का। एक तरह से ग्रीन वॉशिंग एक तरह का छलावा है जिसमें कंपनीज ये झूठा प्रभाव डालती हैं कि उनके उत्पाद इको फ्रेंडली हैं। आइए देखें अब रैपिड न्यूज में क्या है खास। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में माई मरकरी डॉक्यूमेंट्री का बड़े पर्दे पर प्रीमियर हुआ और ये डॉक्यूमेंट्री मरकरी आइलैंड में संरक्षण के प्रयासों को दिखाती है। ये फिल्म लुप्त प्राय समुद्री पक्षियों की संख्या में गिरावट और अन्य वन्य जीवों के अस्तित्व पर होने वाले खतरे पर प्रकाश डालती है। आइए अब हम थोड़ा मरकरी आइलैंड की बात कर लेते हैं। यह आइलैंड नामीबिया के डायमंड कोस्ट से दूर एक स्मॉल रॉक आइलैंड है। यह द्वीप केवल 750 मीटर लंबा और लगभग 270 मीटर चौड़ा है। अपने छोटे आकार के बावजूद इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और अन्य वैश्विक संरक्षण समूहों द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। देश में फॉरेंसिक जांच के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका लक्ष्य होगा। इस स्कीम में होने वाले खर्च को गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा। इस स्कीम के तहत देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी खुलेंगी। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नए आपराधिक कानूनों के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी 2015 में अधिसूचित नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसका उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूद विशाल ऑफशोर विंड एनर्जी क्षमता का दोहन करता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें तो यह एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसका मकसद एंट्री बैरियर्स को कम करना और निवेशकों के लिए परियोजना को आकर्षक बनाना है। कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। वहां की सरकार ने फैसला टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किया है। इसके अलावा सरकार ने ईरान में रहने वाले कनाडाई लोगों से देश छोड़ने की अपील की है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ईरान का एक विशिष्ट सैन्य बल है जिसकी स्थापना 1979 की क्रांति के बाद इस्लामी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह ईरान के नियमित सैन्य बलों के समानांतर काम करता है और इसमें इसकी अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना है जो विदेशी अभियानों का प्रबंधन करती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, फंडिंग विंटर पद निरूपित करता है स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली वृद्धि, स्टार्टअप्स की फंडिंग में होने वाली कमी, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि या फिर सरकार से मिलने वाली कर छूट में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वधावन पोर्ट भारत के किस हिस्से में है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव? सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना मौर्य काल में हुई थी। सही कथन या कथनों का चुनाव करना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।